नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीष एमसीक्यू वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के एमसीक्यू, जो कि आने वाले एग्ज़ाम एडीओ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस हैं न्यूनतम 10 अधिकतम 20। ऑप्शन बी है न्यूनतम 10 अधिकतम 25। ऑप्शन सी है न्यूनतम 10 अधिकतम 35 या ऑप्शन डी न्यूनतम 10 और अधिकतम 50। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, न्यूनतम 10 और अधिकतम 20। ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 होती है, जबकि जनपद में न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 होता है। और वही चीज़ जिला पंचायत में जो है न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 होता है। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए साधारण बैठक, बी असाधारण बैठक, सी विशेष बैठक या डी स्थगित बैठक। सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण बैठक में, यानी कि जो आम बैठक होती है ग्राम सभा की, उसी में यह बजट पारित कर दिया जाता है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? देखिए यहाँ पे सीजीपीएससी लाइब्रेरियन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और आपके ऑप्शंस हैं ए जिला पंचायत, बी ग्राम पंचायत, सी तहसील पंचायत या डी तहसील न्यायालय। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी ग्राम पंचायत। निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। सरपंच किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए तहसीलदार के समक्ष, बी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष, सी कलेक्टर के समक्ष या डी आयुक्त के समक्ष। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी कलेक्टर के समक्ष। यदि सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरपंच इसके खिलाफ चुनौती 7 दिन के अंदर कलेक्टर के समकक्ष प्रस्तुत करता है। याद रखिएगा, 7 दिन के अंदर। और यदि कलेक्टर 30 दिन के अंदर अपना जो भी फैसला या निर्णय देता है तो वह अंतिम निर्णय होता है और उस निर्णय को सरपंच मानने के लिए बाध्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? सीजी वापम एडीओ 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शंस हैं ए जनपद पंचायत, बी जिला पंचायत, सी ग्राम सभा या डी मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो कौन करता है ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण? कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए जनपद पंचायत अध्यक्ष, बी उप सरपंच, सी सरपंच और पंच या डी जिला पंचायत का अध्यक्ष। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा सरपंच और पंच, यानी कि ऑप्शन सी। तो सरपंच और पंच को आर्टिकल नंबर 21 का के तहत वापिस बुलाया जा सकता है। वापिस बुलाना मतलब प्रत्यावर्तित को ही इंग्लिश में हम कहते हैं रिकॉल। तो आर्टिकल नंबर 21 का के आधार पर वापिस बुलाया जाता है। और आर्टिकल 21 का में वर्णित किया गया है कि यदि ग्राम सभा के कुल सदस्य के 1/3 सदस्यों का लिखित हस्ताक्षर अगर विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के बाद
गुप्त मतदान के जरिए ग्राम सभा में आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा बुलाने के पक्ष में यदि मत आ जाता है तो सरपंच और पंच को पद पर वापस बुलाया जा सकता है, यानी कि प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, रिकॉल किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करने के विषय में क्या सही है? और आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, पंच को अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। बी है, पंच को अपने पद से ग्राम सभा के बहुमत से हटाया जा सकता है। सी है कि पंच को अपने पद से ग्राम सभा की बैठक में संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है। या डी है, पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है। कोई भी पंच जिस वार्ड नंबर से निर्वाचित होता है उसी वार्ड के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान के जरिए उस पंच को उसके पद से हटाया जाता है, और जो कि अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 में भी दिया गया है। मतलब कि आर्टिकल 40 में भी पदाधिकारियों को कैसे हटाया जाता है उसका वर्णन आपको आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो क्या होगा? ऑप्शन ए है, उप सरपंच कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाएगा। ऑप्शन बी है कि किसी पंच को सरपंच के पद पर निर्वाचित किया जाएगा। सी, प्रभारी सरपंच की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाएगी। या डी, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। होता क्या है कि निर्वाचित पंचों द्वारा अपने में से ही किसी एक पंच को कार्यवाही सरपंच यानी कि कार्यवाहक सरपंच के रूप में बनाया जाता है, और जैसे ही नए सरपंच का चुनाव होता है और नया सरपंच बन जाता है तो कार्यवाही स्थानापन्न सरपंच को हटा दिया जाता है। यानी कि जैसे ही नए सरपंच का चुनाव हो जाता है तो जो कार्यवाहक सरपंच बनाया जाता है अपने में से ही किसी एक को, तो उसे पद से हटा दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? और आपके ऑप्शन है ए 3 माह, बी 6 माह, सी 8 माह, या डी 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होता है। यदि किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में पुराने सदस्य ही कार्यवाही सरपंच के रूप में काम करते हैं जब तक कि नया निर्वाचन नहीं हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 10 पर। ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? और आपके ऑप्शन हैं समस्त वयस्क पुरुष, बी है समस्त वयस्क स्त्रियां, सी ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति, या डी ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो कि विधानसभा निर्वाचन नामावली पंजीकृत किए जाने के लिए अहर्ता रखता है। CGPSC लाइब्रेरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो कि विधानसभा निर्वाचन नामावली पंजीकृत किए जाने के लिए अहर्ता रखता है। तो ग्राम सभा के सदस्यों का प्रत्येक ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करा के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत सदस्यता जो रखता है वो ग्राम सभा के सदस्य के रूप में पंजीकृत हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? और आपके ऑप्शंस हैं ए सरपंच का, बी उप सरपंच, सी पंच, या डी जनपद पंचायत का सदस्य। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी उप सरपंच।
प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव की वह प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सीधे अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनती है, जबकि उप सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन इसलिए नहीं होता क्योंकि उप सरपंच का चुनाव सरपंच द्वारा किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होती है और दोनों के बीच जो है बेहतर तालमेल बना रहता है, इसलिए उप सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। बाकी सरपंच, पंच और जनपद पंचायत के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अधिनियम याद रखेंगे 1993 के अनुसार, ये भी कभी कभी पूछ देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता? और आपके ऑप्शंस है ए सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, बी जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, सी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, या डी लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी जो है चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, बाकी सभी अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? और आपके ऑप्शंस हैं ए उप सरपंच, बी वरिष्ठतम पंच, सी ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच, या डी कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच। तो ग्राम पंचायत में जो वार्डों से निर्वाचित होकर आए हुए सभी निर्वाचित पंच अपने में से ही किसी एक पंच को बहुमत के आधार पर कार्यवाहक सरपंच के रूप में चुनेंगे, जो कि सरपंच के रूप में कार्य करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शंस हैं ए सरपंच, बी उप सरपंच, सी सरपंच या उप सरपंच, या डी उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो कि ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। CGPSC प्री 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों में किसी व्यक्ति को बहुमत के आधार पर ग्राम सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतें नहीं लगा सकती है? और आपके ऑप्शन है ए गृह कर, बी वाहन कर, सी तीर्थ यात्री कर, या डी प्रवेश कर। तो कौन सा कर है जो कि ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती? दोस्तों अगर जवाब आप लोग को मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रवेश कर। प्रवेश कर जो है ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नानुसार उल्लेखित में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है? ए स्वच्छता एवं सफाई, बी ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण तथा अनुरक्षण, सी कानून व्यवस्था, या डी जन्म मृत्यु एवं विवाहों के पंजीयन संबंधी अभिलेखों का संधारण। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कानून व्यवस्था ग्राम पंचायत के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं है? कानून व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? और आपके ऑप्शंस है ए 243 ए, 243 बी, 243 सी, या 243 डी। ऑप्शन के हिसाब से आर्टिकल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 243 डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या आधे से कम है वहां अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
25%। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो 25%। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है, किस पर? तो देखते हैं। ऑप्शन ए है विशेष करों पर, ऑप्शन बी है स्थानीय करों पर, ऑप्शन सी है शासकीय वित्त पर, या डी संपत्ति कर पर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शासकीय वित्त पर। पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है शासकीय वित्त पर। ऑप्शन सी सही है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? और आपके ऑप्शन है ए 28, बी 29, सी 30 या डी 31। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29। भाग 9 के तहत 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए हैं। यह अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। और साथ ही अनुच्छेद 243 जी पंचायतों को स्वशासी संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए अधिकार और शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, 243 जी क्या करता है? पंचायतों और स्वशासी संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए अधिकार और शक्तियां प्रदान करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।